Dear all, आई एम चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यह मामला अर्थ का है। हमें ये नहीं मालूम कि दलितों की जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की हैसियत को जानने के लिए उस देश की जीडीपी पर ध्यान जाता है। अमेरिका ने तो ब्लैक लोगों ने, ब्लैक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स ने अपनी जीडीपी निकाल रखी है। ब्लैक लोगों के मुताबिक वो अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन में 12.1% हैं या 4.25 करोड़, पर उनका बाइंग पावर 1.6 ट्रिलियन डॉलर है, यानी 1.5 खरब डॉलर से ज्यादा। भारत की जीडीपी जो है करीब 3.25 ट्रिलियन डॉलर है, यानी करीब भारत की जीडीपी का 43% अमेरिका के मात्र 4.25 करोड़ लोगों की जीडीपी है। दलित समाज में तो पैसे, वेल्थ के बारे में कोई डिस्कशन और डिबेट नहीं होता है। जो परिहार साहब हैं जयपुर वाले, उनकी किताब कौड़ी से करोड़पति तक एक किताब मशहूर हुई है। दलित समाज आपस में बैठ करके अपने इनकम के बारे में तो बात करता है, लेकिन अपने समाज की इनकम के बारे में बात नहीं करता है, बात करना पसंद भी नहीं करता है। जो भी हो, आप भारत में हिंदू धर्म के सिद्धांतों को देख लीजिए। मनुस्मृति में द्विज समाज का एक पुरुषार्थ बताया गया है, यानी मनुष्य आप क्यों हैं, मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। उसमें जो है पुरुषार्थ में 4 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है अर्थ, यानी आप इंसान के रूप में इस दुनिया में आए हैं तो पहला काम आपको धन दौलत का संग्रह करना है। इसके बाद में कर्मा और धर्मा और मोक्षा आता है। तो अगर मनुस्मृति अपनी पूरी सिंसियरिटी से द्विज लोगों को धन बनाने का एक सिद्धांत देता है, तो हमारे समाज में भी धन के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। और जिस तरह से ब्लैक लोगों ने अपनी जीडीपी निकाल रखी है 1.6 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, तो हमें भी करना चाहिए। अब दलित समाज में करीब मेरे एस्टिमेट से 10 लाख लोग मिशन का काम करते हैं। इन लोगों ने पता नहीं क्यों इस विषय पर चिंतन मनन नहीं किया, कम से कम इसका कोई सबूत नहीं है। दलित समाज, दलित व्यक्ति नहीं, सारे दलित समाज के लोग मिल करके खरबपति बने हैं और हमारे पास उसका एग्जाम्पल है, एविडेंस है, उदाहरण है। आप एक संस्था ले लीजिए, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, तेल की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। यह ड्रिलिंग भी करती है, इंपोर्ट भी करती है तेल को, कच्चे तेल को, और फिर जो है इसकी मार्केटिंग विभिन्न जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनियां हैं जो प्रोसेस करती हैं क्रूड ऑयल को। तो इसकी स्थापना 1956 में हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसकी स्थापना की घोषणा की, और इस समय इसमें 26,000 लोग
एम्प्लॉई और ऑफिसर्स के रूप में काम करते हैं। यह महारत्ना कंपनी है। एक रिटायर्ड ओएनजीसी के ऑफिसर बताते हैं कि जब 93 में उन्होंने ज्वाइन किया था, तब ओएनजीसी के कर्मचारियों ऑफिसर्स की संख्या 47,000 थी, अब घट करके 26,000 हो गई है, जबकि इसको बढ़ना चाहिए था क्योंकि ओएनजीसी का बिजनेस बढ़ा है तब से। अब क्यों घट रही है इसको तो शायद आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो हमने कोशिश की रात भर बैठ करके कि ओएनजीसी से जो दलितों को पैसा मिलता है वह कितना बड़ा होता है। तो 7,500 SC/ST स्टाफ और ऑफिसर्स ओएनजीसी में हैं। और आप जानते होंगे भारत में सबसे अधिक सैलरी देने वाली कंपनी ओएनजीसी है। इसमें सैलरी मिलती है, इसमें बोनस मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी करती है अपने स्टाफ और ऑफिसर्स के साथ। बहुत सारे लोग ओवर टाइम काम करते हैं। तो औसत 2 लाख रुपए पर ओएनजीसी का ऑफिसर या कर्मचारी, औसत ऑफिसर की ज़्यादा होगी, कर्मचारी की कम होगी। ओएनजीसी के जो रिटायर्ड ऑफिसर साहब हैं उन्होंने बताया हमको कि 2 लाख एवरेज आप रख सकते हैं पर मंथ। सैलरी बनती है, हाथ में कितना आता है कटवट के वो अलग बात है, लेकिन आता तो है दलित घरों में। तो 2 लाख पर मंथ के हिसाब से 1.5 बिलियन रुपीज यानी 1.5 अरब रुपए दलित परिवारों में हर महीने आते हैं। और 12 से गुणा कर दिया जाए तो यह हो जाता है 18 बिलियंस यानी 1.8 ट्रिलियन या खरब, अबाउट 2 खरब रुपए दलित समाज में हर साल आते हैं। और यह रुपया पूरे समाज में फैलता है, शादी ब्याह में दिखता है, रिलेटिव्स के यहाँ भी कुछ जाता है, पट्टीदार के यहाँ भी कुछ जाता है, बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं उसमें भी ये सब दिखाई पड़ता है। अभी 2023 की एक रिपोर्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 23% स्टाफ अब ओएनजीसी में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होंगे। तो जो काम 2 लाख में एक ओएनजीसी का एम्प्लॉय और ऑफिसर करता है उसको 25-30 हजार में करने वाले मिल जाएंगे। तो लगभग 1/4 अगर घट जाता है या आने वाले 2029 तक 50% अगर घट करके ये हो गया तो जो 18 बिलियन रुपीस हमारे यहाँ आ रहा है वह घट करके 9 बिलियन हो जाएगा, 50%। और अगर कभी कुछ लोगों की बुरी निगाहें ओएनजीसी पर हैं कि इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, तो ऐसी दशा में 2035 वगैरह तक आते आते तो जो करीब 2 खरब रुपए दलित परिवार में, दलित समाज में हर साल आता है वह बंद हो जाएगा। यानी कि आपकी सांस लेने वाली नली पर खतरे आ जाएंगे। तो यह बात इसलिए बताना जरूरी है कि ये जो धीरे धीरे ओएनजीसी का और बहुत सारी कंपनियों का जो एम्प्लॉयमेंट स्टाफिंग कम होती जा रही है, जितना बेचैनी और जितना गुस्सा दलित समाज में होना चाहिए उतनी बेचैनी और उतना गुस्सा नहीं है।
आज आप कह सकते हैं कि मेरे घर का तो कोई ओएनजीसी में है नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं। पर यह ध्यान रखिए कि ओएनजीसी में अगर किसी एक अफसर के कर्मचारी के घर पैसा आता है तो कहीं न कहीं समाज में तमाम अन्य दलितों को प्रभावित करता है पॉजिटिव ढंग से। और मैं तो आप जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनसे यही कहूँगा कि जो दलित समाज में जो अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, अब वह धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है आप सब लोग जानते होंगे। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। दलित समाज में रुपए अब घट रहे हैं। दलित समाज में ने जितना इन्वेस्टमेंट ब्राह्मण या ब्राह्मणवाद के खिलाफ किया है, या अपने नेताओं पर आंख बंद कर जितना इन्वेस्ट किया है, जितना पॉलिटिक्स में दलितों ने इन्वेस्ट किया है, उसका मुझे लगता है कि 1% भी दलित समाज ब्लैक लोगों की तरह से धनवान बने, हमारे समाज ने ये नहीं किया है। हमारे समाज के जो चंदे पर जीते हैं, इन्होंने भी इसकी कोई परवाह नहीं की है। तो मेरा काम है खतरों से आगाह कराना, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसके हल क्या है, इसका उत्तर क्या है हमारे पास। हमने देखा है ब्लैक लोगों के पास भी संस्थाएं हैं जो 50 साल का फ्यूचर बनाती हैं। अमेरिका में तो हर पॉलिसी 100 साल को ध्यान में देकर रख करके बनाई जाती है। क्या हमने दलित समाज ने कोई ऐसी योजना, ऐसी पॉलिसी, ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो हमारी आने वाली तीसरी चौथी पीढ़ी को, पांचवी पीढ़ी को नेगेटिव ढंग से प्रभावित न करे। तो ये संवाद जारी रहेगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यह करना चाहूँगा कि ओएनजीसी 1956 में बनी और करीब 2 खरब रुपया दलित परिवारों में हर साल आ रहा है, तो इसको बनाने वाले उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो आपके यहाँ चंदा लेने आते हैं उनसे पूछिएगा कि नेहरू प्रगतिवादी थे या मनुवादी थे। ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्योंकि मैं दलित बस्ती से निकलकर बाकी जगह द्विज सर्किल में भी जाता हूं और मुझे लगता है जाना चाहिए। तो दलितों को लोग अब ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनके पास एग्जाम्पल है कि जिन जिन लोगों ने दलितों को किसी न किसी रूप में हेल्प किया है, चाहे अपने इंटरेस्ट की वजह से हेल्प किया है, उसको दलित लोग गाली देते हैं। इसीलिए जो द्विज समाज का एक छोटा सा लिबरल प्रोग्रेसिव तबका है, उसको भी गाली गाली दे करके ऐसा बना दिया है कि दलित मसलों से वो अपने को दूर कर लिया है। और हम समझते हैं ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक होगा। वैसे ही दलितों के कोई फ्रेंड नहीं थे। 3000 साल का इतिहास हमारे सामने है। जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ब्रिटिश टच के वजह से एक लिबरल तबका जो खड़ा हुआ था इस देश में, आज वो भी हमारे सामने खड़ा होने की स्थिति में नहीं है। और जिसको हमने अपना चचेरा भाई समझा, ये जो मिडिल कास्ट है या मंडल की जो जातियां हैं, जिसको हमने सोचा ये हमारे चचेरे भाई हैं, वो तो गांव में लाठी लेके ढूंढते हैं दलितों को। तो ये डायलॉग जारी रहेगा। अब अगले एपिसोड में देखिए कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने जो गैस और पेट्रोल पंप में आरक्षण लागू किया था, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे दलित समाज पर पड़ा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, थोड़ा बहुत भी सहमत हैं, तो इसको
आप अपने कॉन्टैक्ट में फॉरवर्ड करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और इसमें एक अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करिए ताकि इसको हम चलाते रहें। अभी कुछ दिन बाद हम ग्रामीण अंचलों में जाएंगे, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जाएंगे और आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनाकर हम दिखाएंगे। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।